गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और उसे पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन करें और साथ ही साथ जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। निंदक नियरे राखिए जैसी बातें शायद सरकारों को मुफीद नहीं लगती, इसीलिए वे हमेशा अपने पास ऐसा औजार रखना चाहती हैं जिससे विरोध के स्वरों को दबाने का काम होता रहे। भारतीय दंड संहिता में अंग्रेजों ने धारा 124A का प्रावधान भी अपने विरोधियों को कुचलने के लिए किया था। तब अंग्रेजों ने इस प्रावधान का अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया, तो अब सरकारें करने लगी हैं। राजद्रोह से जुड़े इस कानूनी प्रावधान का जब जब भी इस्तेमाल हुआ है, राज्यों के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने सरकारों को इसके बेजा इस्तेमाल को लेकर नसीहत ही दी है। पैराचेन। ताज़ा मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 तेलुगु चैनलों के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा है कि सरकार की आलोचना करना जुर्म नहीं है। साथ ही यह भी कहा है कि अब वक्त आ गया है जब राजद्रोह की सीमा को तय किया जाए। तेलुगु चैनलों ने सत्तारूढ़ पार्टी के बागी सांसद के कथित रूप से आपत्तिजनक भाषण का प्रसारण किया था। सरकार ने सांसद व चैनलों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार कह चुका है कि सरकार की आलोचना या प्रशासन के खिलाफ टिप्पणी मात्र से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बन सकता। विधि आयोग तक आईपीसी की धारा 124A की समीक्षा की बात कह चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों तक पर इस धारा के दुरुपयोग को लेकर आवाजें उठी हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि विपक्ष में रहते हुए इस प्रावधान का तमाम दल विरोध करते हैं और सत्ता में आते ही यह उनको अच्छा लगने लगता है। किसी की बोलती बंद करने के लिए कानून के इस प्रावधान का सरकारों ने कई बार इस्तेमाल किया है, अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी। 2 साल पहले ही केंद्र सरकार ने यह कहते हुए कानून के इस प्रावधान को खत्म करने से इनकार कर दिया था कि राष्ट्र विरोधी और पृथकतावादी ताकतों से निपटने के लिए इसकी ज़रूरत है। बेशक देश विरोधी वक्तव्य या कृत्य के लिए कठोर सजा होनी ही चाहिए, लेकिन राजद्रोह अथवा देशद्रोह को ठीक से परिभाषित करने का वक्त आ गया है। पैराचेन। महज विरोध के स्वर कुचलने के लिए इस प्रावधान का हथियार के रूप में इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। ज़रूरत इस बात की भी है कि अभिव्यक्ति के
संवैधानिक अधिकार को संरक्षित किया जाए। आम आदमी से लेकर मीडिया तक के लिए या तो ऐसे प्रावधान खत्म ही कर दिए जाए या ऐसा करना संभव न हो तो इनका दुरुपयोग नहीं हो सके, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड भी रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में अर्थव्यवस्था की दशा के आंकड़े सरकार ने जारी कर दिए। पूरे साल में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 0 से 7.3% नीचे ही रहा। हालांकि चौथी तिमाही जनवरी से मार्च 2021 में मामूली सुधार दिखा और जीडीपी 1.6% रहा। इन आंकड़ों को देखकर हैरानी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अचानक जिस तरह के हालात बने उनमें यह होना निश्चित था। महामारी का ऐलान होते ही मार्च 2020 के अंतिम हफ्ते में पूर्णबंदी लग गई थी। इस दौरान कल कारखानों, छोटे मंझोले उद्योगों और सीमेंट, कोयला, बिजली, इस्पात, तेल व प्राकृतिक गैस जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन एक तरह से बंद ही रहा। इसलिए पहली तिमाही में जीडीपी 24% तक गिर गया था। ऐसा होने से रोक पाना संभव भी नहीं था। हाँ, पूर्णबंदी अगर सुविचारित और योजनाबद्ध तरीके से की गई होती तो इस नुकसान को कम जरूर किया जा सकता था। पैराचेन। महामारी को लेकर पूरा एक वित्त वर्ष हाहाकार में गुजरा। ऐसे विकट संकट को लेकर कोई पूर्वानुमान भी नहीं था। लोगों की जान बचाना प्राथमिकता रही, इसलिए हालात के अनुसार कदम उठाने के अलावा कोई चारा था भी नहीं। पहली तिमाही की मार का असर बाद की तिमाहियों पर पड़ना लाजिमी था। सिर्फ कृषि क्षेत्र ही था जिसने अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाए रखा और चारों तिमाहियों में इसकी वृद्धि दर 3.5 से 4.5% बनी रही। जबकि विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्र की तो पहली 3 तिमाहियों में हालत बहुत ही खराब रही। इसका असर रोजगार, उत्पादन, मांग और खपत पर साफ दिखा। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वे भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। ले देकर चौथी तिमाही में हालात संभलने लगे थे और इनका असर दिखा भी। पहली तिमाही में निर्माण क्षेत्र 49.5% तक लुढ़क गया था। उसमें चौथी तिमाही में 14.5% की वृद्धि देखने को मिली। विनिर्माण क्षेत्र जो 36% नीचे चला गया था, चौथी तिमाही में 7% वृद्धि दिखा रहा था। इसी तरह राजकोषीय घाटा 9.5% तक जाने का अनुमान था, पर यह अब 9.2% पर ही रुक गया। पैराचेन। महामारी और अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात को देखते हुए
पिछले साल हुए नुकसान की भरपाई आसान नहीं है, लेकिन उससे सबक तो लिए ही जा सकते हैं। भूलना नहीं चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था 2016-17 से ही लगातार गिरावट झेल रही है। 2016-17 में आर्थिक वृद्धि दर 8.26% थी। 2017-18 में घटकर यह 7.04% रह गई। इसके बाद 2018-19 में और घटकर 6.12% पर आ गई। यहाँ तो फिर भी ज्यादा चिंता की बात नहीं थी, लेकिन 2019-20 में जब यह और गिरती हुई 4.2% पर आ गई, तभी सतर्क हो जाने की जरूरत थी, पर तब तक मंदी दस्तक दे चुकी थी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर यह मामूली नाकामी नहीं थी। आज हालात और ज्यादा चिंताजनक इसलिए भी है कि देश दूसरी लहर का सामना कर रहा है और लहरों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार का दावा है कि दूसरी लहर का असर ज्यादा नहीं पड़ने वाला, पर ताजे आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल मई में वाहनों की बिक्री गिरी है, पेट्रोल डीजल की खपत में कम हुई है, उद्योगों में बिजली की मांग में कमी आई है, उत्पादन फिर से 10 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गया, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं और 97% परिवारों की आय घट गई है। हाल में रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर पेश की है, उसे गौर से देखा जाए तो वह कम निराशाजनक नहीं है। इससे ज्यादा दूसरी लहर का और क्या असर होना बाकी है। स्टॉप।